हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ओके। बेटा हमने लास्ट टॉपिक अपना पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ लिया था। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन की तरफ। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपके सामने आएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। टेंथ में भी बहुत सारे चैप्टर्स में आपके साथ चलेगा ये, 3-4 चैप्टर्स के साथ, क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल से ही क्या निकला है, इक्वेशन। तो फैक्टर फिर वहाँ पर इक्वेशन में भी करने पड़ते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे चैप्टर्स में इसका यूज आता है। फिर हम 11th में 12th में जाएंगे तो फैक्टराइजेशन एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। जैसे अब के लिए क्या है कि हमें टेबल वगैरह है, वो हमारे लिए एक नॉर्मल चीज़ है कि आती है भाई, कर लेते हैं, है ना। चाहे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं, उनका यूज़ अब तक हो रहा है। अब ये नहीं सोचते कि यार एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आ गया, दिमाग में बैठ गया, तो क्या करते हैं, आता है यार। तो इस तरीके से ही फैक्टराइजेशन है वो इन्वॉल्व हो जाएगा चैप्टर्स में अब के बाद 9 से ऑनवर्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, फैक्टराइजेशन के बारे में, भाई क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं फैक्टराइजेशन की, तो उससे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, फैक्टर के बारे में। ठीक है, कि भाई फैक्टर क्या चीज़ होता है, क्योंकि फैक्टर से ही फैक्टराइजेशन निकला है। ठीक है, तो अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन की बात करूं तो व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हेन एन algebraic expression can be written in can be written in the product of the product of two or more algebraic expression, two or more algebraic expression, then these expressions are called factors. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, कि कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है हमें, ठीक है, उस एक्सप्रेशन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, और इस जो एक्सप्रेशंस आई, जो हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखी, तो 2 या 3 या 4 एक्सप्रेशंस आई, उनको बोलते हैं फैक्टर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, ऐसे लिखने को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोडक्ट ऑफ factorization is the reverse product of reverse process, sorry product की जगह process कर लो, reverse process of multiplication।
कि फैक्टराइजेशन भाई क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन की। अब ये जो बातें लिखी हैं इस चीज को देखना, ठीक है, इनको समझना, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर 2x + 5 और 2x - 5 है, मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन थी 2x + 5 और 2x - 5, दोनों मल्टीप्लाई में, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास इनकी मल्टीप्लाई आएगी 4x² - 25। बात की समझ में आई? इनकी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगी 2x + 5 और 2x - 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आया। ओके ठीक है, ये तो सीधी प्रोसेस हो गई कि मुझे दो एक्सप्रेशन दे रखी थी, उनकी मल्टीप्लाई में थी तो उनकी मल्टीप्लाई करना, ये हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे यही एक्सप्रेशन ऐसे दे देता तो इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखना कि भाई ये किसकी मल्टीप्लाई आई, ये किसकी मल्टीप्लाई होती है, किन दो एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई है, उसको बोला गया रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि भाई बताओ ये किन दो की मल्टीप्लाई, किन दो एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई होकर के ये आया, उसको बोला जाता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और जो तरीका है निकालने का उसको बोला गया फैक्टराइजेशन। जो प्रोसेस हमने अपनाई, क्या, वो दो एक्सप्रेशन निकालने के लिए कि जिनकी मल्टीप्लाई 4x² - 25 आ रही थी, उसके लिए जो प्रोसेस हमने अपनाई आंसर निकालने के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोला गया, फैक्टराइजेशन। और जो एक्सप्रेशंस आई, जो हमारा आंसर आया, उसमें हमें देखो दो एक्सप्रेशन दिख रही है 2x + 5 और 2x - 5, ये क्या कह रहा है, इसके फैक्टर्स। आई होप आया होगा समझ में। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि कोई भी एक एक्सप्रेशन दे रखी है, ठीक है, उस एक्सप्रेशंस के दो या दो से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने वाले एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो सिंपली बोल सकते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। कि भाई मुझे पता है कि 3 × 4 12 होता है, ठीक है, लेकिन कोई हमसे पूछ ले कि 12 की मल्टीप्लाई किस किस के मल्टीप्लाई करने पर आती है, तो मेरे पास बहुत सारे आंसर रहेंगे। 3 × 4, 1 × 12, 2 × 6। तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गई मल्टीप्लिकेशन की कि भाई 12 किसकी मल्टीप्लाई से आया। ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस होती है फैक्टराइजेशन कि हमें एक एक्सप्रेशन दे रखी होगी कोई भी एक्स वाई जेड पे, जैसे p² - 4p - 21 ये दे दी। ठीक है, हमसे पूछा जाएगा कि फैक्टराइज करो, उसके क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है कि ये किन दो की मल्टीप्लाई या किन तीन एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई से ये आंसर आया। ठीक है, तो यहां पर आज हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं कि हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगी, ठीक है, उसके फैक्टराइजेशन करने हैं। बात आ रही है समझ में, फैक्टराइजेशन किस तरीके से करने हैं। फैक्टर्स क्लियर हो गए क्या होते हैं कि एक जो एक्सप्रेशन है उसको हम ब्रेक कर देते हैं दो या दो से ज्यादा की टर्म में एज ए प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस में, तो वो जो एक्सप्रेशंस है दो या दो से ज्यादा वो फैक्टर्स कहलाती है। और उस प्रोसेस को ब्रेक करने की प्रोसेस को, स्प्लिट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं कि करना क्या है अब फैक्टराइजेशन में। करना क्या था फैक्टराइज में, अब वो देखेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे। ठीक है, यहां पर फिलहाल हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करने हैं, ठीक है, क्योंकि जो अपनी लीनियर पॉलिनोमियल होगी वो तो क्या होगी, ऑलरेडी फैक्टर की फॉर्म में है, उसके उससे ज्यादा फैक्टर हो नहीं सकते। ठीक है, हाँ हो सकते हैं अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो,
उसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो, ठीक है। मेन यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे करने हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको फैक्टराइज कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपल रूल है इसके लिए, स्प्लिट द यहां लिख देता हूं मैं, स्प्लिट द कोफिशिएंट ऑफ x such that sum of two numbers is equal to b and product of numbers is AC, ठीक है। इस लाइन में छुपा हुआ है बस इसका रूल, यही एक रूल है, ओके। इसके अलावा और कोई रूल नहीं है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे इसके उतना ही आपके दिमाग में उतरता जाएगा। बाकी इसके लिए कोई शॉर्टकट या कोई इस तरीके से नहीं, मैं नहीं मानता कि कोई शॉर्टकट है इसके लिए या कुछ भी। कुछ होंगे शॉर्टकट तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे होंगे, तो हमें क्यों नंबर ऑफ मेथड्स याद करने, एक तरीका है तो सही, बस उसी पे आप प्लस प्रैक्टिस करते चलो, 8 10 12 15 क्वेश्चन करोगे, अपने आप ढल जाओगे उसमें, उस चीज में, ठीक है। और इसमें मेहनत भी करनी है, ओके। कहता है रूल क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म, मतलब कहने का कि हमें इस तरीके की पॉलिनोमियल मिलेगी और उसको फैक्टराइज करना आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि स्प्लिट द कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट को हमेशा तोड़ना पड़ेगा, हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कैसे ब्रेक करना पड़ेगा कि अगर जो मैंने जिन नंबर में ब्रेक करा है उन दोनों नंबर्स का सम तो आए वही कोफिशिएंट है, लेकिन जब उनकी मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट करूं, तो वो किसके बराबर आए, AC, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म थी उनके बराबर, ठीक है। तो ज्यादा बात समझने के लिए सीधी सी बात है, एक एग्जांपल उठाते हैं। एग्जांपल है जैसे मेरे पास x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो देखो भाई, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहला काम क्या रहेगा कि मल्टीप्लाई द, स्टेप 1, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ, या फिर एक काम करो, कोफिशिएंट मत करो, मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। पहला स्टेप, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले रखा है यहां पर, एक्स स्क्वायर और 18 की मल्टीप्लाई करो। साइन का ध्यान रखना, यहां पर प्लस है, दोनों प्लस के थे तो दोनों प्लस के ही रखेंगे। कितना आया, 18x स्क्वायर आया। थोड़ी देर के लिए इसको बचा के रखो, बाद में काम आएगा। नाउ स्टेप 2, अब ये जो स्टेप 2 है ना, यही मेन है वैसे यहां पर। स्टेप 2 है वो है मेन,
ठीक है, क्योंकि ब्रेक करना है हमें इसको, मिडिल वाली टर्म को। कैसे ब्रेक करना है कि इनका सम करूं तो यही आए, मतलब इस 9x के अलावा कुछ और दो नंबर लेने हैं मुझे, और दो चीजें सेलेक्ट करनी है कि उनका सम करूं तो यही आए, लेकिन उनकी मल्टीप्लाई करूं तो जो मल्टीप्लाई, जो स्टेप फर्स्ट में आया था ना मेरा आंसर, वो आए। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या करना है, स्प्लिट मिडिल टर्म, split middle term as such that sum of splitting number is equal to the middle term and product of splitting number numbers is equal to the answer in step first। बात आ रही है समझ में? ठीक है, कि दूसरे वाले स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आंसर, जो भी क्वेश्चन मुझे मिला, ये क्वेश्चन था, फैक्टराइज करना था, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, पहले नंबर और लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, जो भी आंसर है वो अपने दिमाग में रखना, नोटबुक में, रफ साइड में कहीं पर भी अपना लिख के रख लेना। ओके, उसके बाद आ जाता है दूसरी बात। दूसरी बात में क्या करना है, अब देखना है मुझे बीच वाले नंबर को, बीच वाले नंबर को हमने तोड़ना है, ब्रेक करना है। लेकिन ब्रेक करते टाइम एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई जब उनको जोड़ू ना, जब वो नंबर तोड़े हैं मैंने, तो जब उन नंबर्स को जोड़ू तो वही बीच वाली टर्म आए, और उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करूं तो जो दिमाग में शुरू में जो मल्टीप्लाई करी थी वो उसके बराबर है। ठीक है, स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होगा, टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू एंड नेक्स्ट टू नंबर्स। अब देखो, जब मैं इस बीच वाली टर्म को ब्रेक कर दूंगा दो नंबर्स में, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, यहां पर टोटल लोग कितने हो जाएंगे, 4, 3 से अब कितने हो गए, 4, क्योंकि ये तो टूट जाएगा ना किन्हीं दो में, तो अब टोटल लोग कितने आएंगे, यहाँ पर 4 लोग बैठेंगे यहाँ पर। तो उन 4 लोग में से थर्ड स्टेप में क्या करना है, शुरू के जो 2 हैं उनमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा वो कॉमन लेना, नहीं आ रहा तो अनकॉमन है। ठीक है, और नेक्स्ट जो 2 जो बाद के 2 बच गए उनमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे जब ये स्टेप समझ में आएंगे, अभी के लिए फिलहाल लिख लो इनको थोड़ी देर के लिए, या दिमाग में रख लो इन चीजों को। ठीक है, तो यहां पर इन 3 स्टेप पर बात बनेगी, इन 3 स्टेप पर काम चलेगा। ये 3 स्टेप है, देख लो, राइट कर लो, चाहे इनको समझ लो। ठीक है, अब मैं इन स्टेप्स को एग्जांपल लेकर के समझा देता हूं साथ के साथ। क्वेश्चन था अपना
एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ठीक है, सोल्व करना है इसको हमने, मतलब इसका फैक्टराइज करना था, फैक्टराइजेशन करना था। पहले स्टेप पे आ जाओ। पहला स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म है 18, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों की मल्टीप्लाई आनी है ये। ध्यान रखना साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पर दोनों प्लस के थे। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइन वाली क्यूरीज भी आपकी सोल्व होती चली जाएगी। ठीक है, ओके, इनकी मल्टीप्लाई कर ली हमने। उसके बाद क्या करना है हमने, ये रफ था, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखना आपको। अब अपने को सेकंड स्टेप में उतरना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में केवल हमें किसको टच करना है, ना तो फर्स्ट टर्म को टच करना है, ना सेकंड को टच करना है। इनका कुछ नहीं करना, केवल बीच वाली टर्म, मिडिल टर्म का जिक्र है यहाँ पर, स्प्लिट द मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म को एक दूसरा रूप देना है। 7 है, क्या ये 7 नहीं है, क्या ये 7 नहीं है, है ना? तो मतलब जरूरी नहीं है कि 7 यही हो, 7 को बहुत ज्यादा तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीके 7 को लिखने के। तो उनमें से कोई एक तरीका ढूंढना है कि मैं कैसे लिखूं उस 7 को कि मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए सेकंड स्टेप की। तो कहने का मतलब ये जो 9x ऐसे सीधा सीधा 9x लिखा दिख रहा है ना, इसको चेंज करना है, तोड़ना है दो नंबर्स के बीच में, एक्स स्क्वायर और प्लस 18, इनका कोई रोल नहीं है, एज इट इज रहेंगे। ठीक है, करना क्या है, इस प्लस 9x का करना है जो कुछ करना है, सेकंड स्टेप जो अपना है वो 9x का क्या करना है कि 9x को ऐसे नंबर में लिखो, 9x को ऐसे नंबर में तोड़ के लिखो कि जिनका सम तो आए वही 9x ही। ठीक है, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी है, 18x स्क्वायर है। तो मेरे पास दो नंबर है ये 6x प्लस 3x। अगर मैं 6x प्लस 3x करता हूं तो 9x ही आता है, और 6x मल्टीप्लाई 3x करता हूं तो कितना आता है, 6 3 जा 18, x की मल्टीप्लाई 18x स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो मिल गए दो नंबर, प्लस का 6x और प्लस का 3x। साइन के हिसाब से इनके साइन चेंज वेंज होंगे, एग्जांपल आते रहेंगे, क्वेश्चंस आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के फैक्टराइजेशन में करना क्या है, किस तरीके के स्टेप्स यूज करने हैं, प्रोसेस क्या है फैक्टराइजेशन का, वो सीख रहे हैं। ओके भाई, तो सेकंड स्टेप हुआ कंप्लीट कि दोनों का सम किया तो वही आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो जो शुरू में हमने पहले स्टेप में देखी थी वही आ रही है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 पर आ जाओ। ये था अपना स्टेप फर्स्ट, ये था अपना स्टेप सेकंड, अब स्टेप नंबर 3 पर आ जाओ। स्टेप नंबर 3 क्या कहता था कि अब देखो 4 लोग हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4। तो स्टेप थर्ड कह रहा था कि फर्स्ट 2 है उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लो, और नेक्स्ट 2 जो है उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लो। तो फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ पर x है। ठीक है, एक x यहाँ पर भी था, और x स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, तो एक x यहाँ पर भी है। अच्छा, यहीं से मैं एक बात क्लियर करके चल देता हूं कि कॉमन लेने का मतलब घटाना नहीं होता, सब्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, जब मैंने x कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा क्या, घटाना नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना, डिवाइड करो इससे, x स्क्वायर को x से डिवाइड करो वो बचेगा, 6x को x से डिवाइड करो वो बचेगा। तो कॉमन लेने का मतलब, कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, डिवाइड करने के बाद जो चीज आती है वो बचता है, ना कि सब्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 6 आ गया। ठीक है, इसमें से मुझे 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लेने का मतलब यहां तो आपने x बचा दिया, यहां पर कुछ बच्चे क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे कि भाई 6x में से 2 कॉमन लिया तो 4 बच गया। नहीं भाई, 3 बचेगा, यहां पर 3 आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि 6 को जब मैं 2 से 2 कॉमन लिया है ना, 6 में से 2 कॉमन लेने का मतलब 3 बचा। कहने का मतलब ये होता है कॉमन लेने का कि 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, तो जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है ना वो बाहर निकाल लिया, जो कि दोनों में था,
देख लो आप, 2x प्लस 6 था, इसमें तो 2x है, 2 मल्टीप्लाई में, मैं कहता हूँ यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई में, दिख तो नहीं रहा सर, है तो सही भाई, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 नहीं लिख सकता, तो जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट था वो क्या निकाल लिया हमने, बाहर निकाल लिया, और जो बच गया वो अंदर, ये ले लिया, ये कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो कॉमन लिया, उसके बाद नेक्स्ट 2 में जाओ, इनमें देखो कुछ कॉमन है कि नहीं है कॉमन, 3 कॉमन है, सर नहीं है यहाँ पर 3, है तो सही भाई, 18 को मैं 3 into 6 लिख सकता हूं ना, तो 3 आ गया कॉमन, 3 मल्टीप्लाई में यहां पर भी बैठा है, 3 मल्टीप्लाई में यहां पर भी था, ठीक है। तो 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो यहां से बचा x और यहां से बचा 6। 3 कॉमन लेने का मतलब फिर से बता रहा हूं, सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो बचता है हमेशा। बात आई समझ में? 3 स्टेप हो गए अपने। अब 4th स्टेप इजी है, जो सेम पार्ट, अच्छा अब यहां पर आकर हमें पता लग जाएगा कि हमने जो काम किया है अब तक का वो सही है कि नहीं है। अगर ये पार्ट सेम आ जाता है, तीसरा स्टेप कंप्लीट करने के बाद ये पार्ट सेम आ जाता है, कहने का मतलब दो एक्सप्रेशन, दो टर्म्स में एक पार्ट सेम आ जाता है, तो मतलब हमने सही करा है। यहां पर भी x प्लस 6 था, यहां पर भी x प्लस 6 था, यहां तक हम सही चल रहे हैं। अब जो सेम पार्ट दिख रहा है उसको एक बार लिख दो, और जो इनके आगे मल्टीप्लाई में लग रहा है उनको एक बार लिख दो, ठीक है। बात आई समझ में? देखो एक बार नोट करो, ये था अपना स्टेप 3। एक क्वेश्चन और देखते हैं अब। ये हमारे पास क्वेश्चन 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। अब बेटा इसमें देखना, वही काम चलेंगे अपने 3 स्टेप बाय स्टेप, चलो चाहे कैसा ही क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहला स्टेप था इन दोनों की मल्टीप्लाई करना और अपने दिमाग में रखना, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई कर ली मैंने, दिमाग में 30x² है। दूसरा जो स्टेप था वो क्या था, इस 17x को ब्रेक करना, तोड़ना। कैसे तोड़ना कि मल्टीप्लाई करूं तो 30x² आए और उनका सम करूं तो 17x ही आए, तो 17x को तोड़ना है हमने। और इस x के चक्कर में ज्यादा मत वो करना, फिलहाल तो इनको ही ध्यान में रखना। 17 को तोड़ना है कि सम करूं तो 17 ही आए और मल्टीप्लाई करूं तो 30 आए, ठीक है। अब 17 को करते हैं ब्रेक, तो 15 और 2, देखो इन नंबर्स को अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 2 जा 30 और सम करते हैं तो 15 प्लस 2 17, मतलब 17x को मैंने 15x और 2x में तोड़ देना है। 15x प्लस 2x 17x, 15x प्लस 2x 30x। देखो भाई अब सर कैसे पता लगाएं इसको तोड़ना, यही तो मेन काम है यहाँ पर बेटा, बिल्कुल यही है मेन काम, बस यहाँ पर ब्रेक करना, ठीक है, स्प्लिट करना। सेकंड वाला जो स्टेप है वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फिर बाकी तो थोड़े से नॉर्मल स्टेप बच जाते हैं, ठीक है। इसका बेटा कोई रूल नहीं है, ठीक है। मेरा मानना यह है कि जितने क्वेश्चन करोगे ये चीजें अपने आप दिमाग में आती जाएगी, ठीक है। 17 था उसको ब्रेक करना है, तो पहले तो इसके फैक्टर देख लो 17 के कितने होते हैं, भाई 1 into 17, ठीक। मल्टीप्लाई किस किस की 17 आएगी, 1 17, सॉरी ये जो अपने 17 था ये देख लो 17 कब कब आ सकता है, तो 15 और 2 17, 16 प्लस 1 17, इस तरीके से। तो बहुत लंबी सी लिस्ट निकल के आएगी। 17 को लिखने के तो बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, 17 को तो इनफाइनाइट तरीके होते हैं, कैसे भी करके आप लिख सकते हो। 50 माइनस 33 ये भी तो 17 ही होता है, बताइए समझ में। तो इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हाँ कुछ आइडिया लग सकता है जो हमारे स्टेप फर्स्ट में जो मल्टीप्लाई आई थी
30, उसके हिसाब से कि उसके फैक्टर देख लो आप 30 के। 30 1 इंटू 30 आता है, 2 इंटू 15 30 आता है, 3 इंटू 10 30 आता है, 4 से नहीं जाएगा, 5 इंटू 6 30 आता है। फिर उसके बाद 6 पे चलेंगे तो 6 इंटू 5 रिपीट हो गया, तो बस ये 4 नंबर आ गए मेरे पास 30 के लिए मल्टीप्लीकेशन में। तो अब यहां से आइडिया लगेगा आपका, 1 इंटू 30 तो आ गया मल्टीप्लाई, लेकिन क्या इनका सम फिर 17 आ रहा है? नहीं, तो ये नहीं लिया जाएगा। उसके बाद 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई तो 30 आ रहा है, लेकिन क्या इनका सम 17 आ रहा है? 5 और 6 का नहीं आ रहा। 10 इंटू 3 30 होता है, लेकिन क्या इनका सम 17 होगा? नहीं होगा। तो बचा कौन? 2 इंटू 15। इसकी तरफ देखते हैं तो हाँ भाई, इन दोनों का सम तो आ रहा है 17 और मल्टीप्लाई आ रही है, सम आ रहा है 17 और प्रोडक्ट आ रही है इनकी 30। तो इसकी तरफ देखेंगे फिर, ठीक है। लेकिन वो भी फिर एक छोटे नंबर की तरफ चलेंगे तो बात बनेगी। लेकिन अगर यहां पर मल्टीप्लाई बहुत बड़ी आ जाती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई बड़ी आ जाती है, तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो मेरा मानना तो यही है कि इन शॉर्टकट्स की तरफ ना जाते हुए अपने क्वेश्चन करो, 10 15 20 25 जितने क्वेश्चन हो सके डेली के, भाई 2-4 क्वेश्चन कर लो, 10 दिन में 40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर डेली के हम 2 क्वेश्चन भी करते हैं तो 10 दिन में 20 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 20 क्वेश्चन में आइडिया आ जाता है। लेकिन करना ईमानदार है, ये नहीं कि बस कहीं से भी सॉल्यूशन देकर कर दिया, मैंने बेस कर लिया, सर नहीं आया आप भी, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, देखने की जरूरत ही नहीं है शॉर्टकट, अपने आप दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज को, ठीक है। तो हमें नंबर मिल गए थे कौन कौन से, 15x प्लस 2x, ठीक है। अच्छा, अब ये भी दिमाग में होगा सर 2x प्लस 15x लिख दें तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? नहीं होगा भाई, वो भी कोई गलत नहीं होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो एडिशन है वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है। 3 प्लस 4 लिखो या 4 प्लस 3 लिखो, ठीक है। फिर से सब्ट्रैक्शन में तो नहीं लिख सकते, हाँ भाई लिख सकते हैं हम, सब्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, बस एक मेहरबानी कर देना, इनके साइन चेंज मत करना, कभी इनकी प्रॉपर्टी बदल दो। 3 माइनस 4 है, -4 प्लस 3 कर दो तो भी आंसर वही -1 आना है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, साइन का खेल बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अभी तो कुछ नहीं लग रहा क्योंकि सारे प्लस में है तो कोई ज्यादा दिक्कत आ नहीं रही, थोड़ी सिंपल सी चीजें लग रही हैं। लेकिन जब प्लस माइनस का खेल हो जाएगा तो वहां पर फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि साइन का जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहेगा हमें, ठीक है। ओके, तो हमने 2 नंबर मिल गए थे अपने, 15x प्लस 2x, और प्लस में इसको तो हमें टच ही नहीं करना, वैसे के वैसे लिखना है, ठीक है। अब अपने तीसरे स्टेप पे आ जाओ। तीसरा स्टेप था कॉमन लेने वाला। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो x कॉमन आ रहा है, नंबर को भी देखा करो, क्या नंबर में भी x तो कॉमन आएगा ही, नंबर्स को भी देखा करो, यहां पर है 6, यहां पर है 15, कोफिशिएंट्स को भी देखा करो, 6 है 15 है, तो आई थिंक 3 कॉमन है, क्योंकि 3 देखो यहां पर भी है, 3 इंटू 2 6, और 3 यहां पर भी है, 3 इंटू 5 15, तो 3 कॉमन हुआ ना यहाँ पर। तो यहां से क्या बचा? 3 इसमें से कॉमन गया तो यहां से तो बचा 2, और x स्क्वायर में से x कॉमन चला गया तो यहां पर बचा x, प्लस 15 में से 3 कॉमन चला गया तो बचा 5, और x बाहर जा ही चुका था। उसके बाद जो ये साइन है वही साइन रखना है यहां पर, ये जो साइन है वो का वो रखना है। 2x प्लस 5, क्या कुछ कॉमन है? x तो कॉमन है नहीं, क्योंकि x तो केवल अकेले में ही था। उसके बाद 2 है और 5 है, तो 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन, और जब 1 कॉमन आता है तो वही चीज जो बची हुई थी, ठीक है। अच्छा, इस साइन के साथ मैं एक चीज बता देता हूं, जब यहां पर साइन प्लस का होगा तो इस साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, माइनस का है तो माइनस का ही आएगा। लेकिन जब ये साइन माइनस का हो जाए, ये वाला साइन अगर आपका माइनस का है, इन फ्यूचर क्वेश्चन में आएगा,
जब ये साइन माइनस का हो जाए तो फिर इस साइन पर फर्क पड़ेगा, प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का है तो प्लस का। क्वेश्चन आएगा जब और अच्छे तरीके से पता लग जाए। ठीक है, अब हमने देखा तीसरे स्टेप होने के बाद कि हाँ भाई कॉमन लेने के बाद चीजें सेम आ रही है, तो यहां तक अपना सही है। अब जो चीज दोनों में सेम आ रही थी उसको एक बार लिख दो और बाकी बचा हुआ एक बार लिख दो। नोट करो, चेक करो। और देखते हैं बेटा क्वेश्चन। ओके बेटा, क्वेश्चन है अपना वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54। ठीक है, पहले स्टेप की तरफ चलते हैं जल्दी से। वाई स्क्वायर और माइनस 54 की मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो यहाँ पर साइन को थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस का था माइनस 54, 54 माइनस का था, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 54 वाई स्क्वायर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इस माइनस 3y को, अब ध्यान रखना 3y नहीं है, अब है माइनस 3y। इस माइनस 3y को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका सम तो है माइनस 3y और उनकी मल्टीप्लाई है माइनस 54y स्क्वायर, तो माइनस 3y था। ठीक है, माइनस 9y और प्लस 6y, दो नंबर मिल गए मुझे। माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3 होता है, इन दोनों नंबर में के सम में माइनस 3 दिया। माइनस 9 और 6 की मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 54 आता है, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का तो नहीं। तो देखो जब मल्टीप्लाई भी नेगेटिव हो और सम भी नेगेटिव आए तो ये ध्यान रखना कि एक चीज प्लस की मिलेगी और एक चीज माइनस की मिलेगी। ठीक है, जब वो ब्रेक करेंगे ना तो एक नंबर प्लस का रखना है और एक नंबर माइनस का रखना है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो यहां पर क्या करूं मैं, वाई स्क्वायर माइनस 9y और प्लस 6y में मैंने ब्रेक कर दिया। वो चीज हमने वहां पर देख ली थी, हमारी दोनों चीजों को फॉलो करता है ये नंबर। ठीक है, तीसरा स्टेप कॉमन लेने वाला। कॉमन लेना मतलब दोनों में y कॉमन था, यहां से तो बचा y और यहां से बचा 9। इन दोनों में भी 6 कॉमन है भाई, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 9 54 होता है, यहां पर 6 है तो 6 कॉमन हुआ, यहां पर हुआ y और यहां पर बचा 9। ठीक है, कॉमन पार्ट एक बार और जो बचा हुआ था वो पार्ट एक बार, ये आपके फैक्टर हो गए। ओके, और करते हैं क्वेश्चन यहीं पे। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, 12x की और 1 की मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर ही आएगी, और सम कितना चाहिए, माइनस 7x चाहिए। मल्टीप्लाई आ रही है प्लस में, सम आ रहा है माइनस में। कब हो सकती है ये सिचुएशन, जब दोनों नंबर किसके हों, नेगेटिव हो, तभी तो मल्टीप्लाई तो क्या आएगी, प्लस आएगी, और सम क्या आएगा, माइनस आएगा। तो दो चीजें देखी आपने, किस तरीके से बदल रहा है साइन का खेल, कि प्लस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब सम भी हमें प्लस का चाहिए, जब हमें मल्टीप्लाई भी सम की प्लस की चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर बिंदास चलो, बिल्कुल प्लस 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 सब कुछ प्लस। ठीक है, लेकिन जैसे ही माइनस साइन आता है, खतरनाक चीज है, जैसे ही माइनस साइन आता है तो चेंजेस होने लग जाते हैं। तो माइनस साइन के केस में देखो क्या होता है कि एक सिचुएशन तो ये है कि अगर मल्टीप्लाई किसकी, माइनस की, इन दोनों की, स्टेप फर्स्ट में,
और सम भी किसका चाहिए, माइनस का। ठीक है, तो जो स्प्लिटिंग नंबर होगा एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, और इसमें भी मैं बता दूं, थोड़ा सा वो करूं, इसमें भी एक बात लिखूं, तो बड़े वाला नंबर माइनस का और छोटे वाला नंबर प्लस का। अब ये रटने वाली बात नहीं है कि भाई रटवा रहे हो सर, तो आप रटवा नहीं रहा भाई, एक कॉमन सेंस की बात है। जब प्लस माइनस वाला खेल था तो हमें देखो, अब इसमें क्या था कि मल्टीप्लाई तो कितनी चाहिए थी, माइनस का 54, और सम क्या चाहिए था, माइनस का 3। अब मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आ सकती है, दो ही तो केस होते हैं, सॉरी एक ही तो केस होगा, एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का, मतलब डिफरेंट साइन होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई नेगेटिव होगी। तो एक बात तो यहां से क्लियर हुई, कौन सी वाली, कि एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा। इसी में दूसरी बात कि अब सम भी मुझे क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था, तो सम नेगेटिव कब आता है, दो नंबर का सम नेगेटिव कब आता है, जब बड़े वाला नंबर किसका हो, नेगेटिव का, और छोटे वाला नंबर किसका हो, पॉजिटिव का, तभी तो सम क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, बस उसको लिख दिया मैंने। ठीक है, अब दूसरे वाला क्वेश्चन जो अभी एग्जांपल लिखा मैंने, उस पे आओ। अब ये जो नई चीजें ऐड करेंगे ना, स्टेप पर कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, स्टेप अपने वही होने हैं, बस अब ये जो माइनस के आ जाने से कुछ बदलाव हुए, उन पर बातें की थी मैंने इसमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी भाई, 12x² आएगी, प्लस के आएगी, क्योंकि दोनों ये और लास्ट वाले दोनों प्लस के थे, प्लस की सम कितना चाहिए मुझे, -7x। अब ऐसा कब हो सकता है कि भाई मल्टीप्लाई प्लस की आए, मल्टीप्लाई दो नंबर की मल्टीप्लाई प्लस की कब आती है, या तो वो दोनों नंबर प्लस के हों या दोनों नंबर माइनस के हों। ठीक है, अब अगर मैंने दोनों नंबर को प्लस ले लिया तो सम उनका नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि 4 + 3 कभी भी -7 नहीं हो सकता, 5 + 2 कभी भी -7 नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा, यहां से जो नंबर तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं जिस भी नंबर में, उन दोनों को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अगर नंबर अगर नेगेटिव भी होते हैं तो भी मल्टीप्लाई किसकी आती है, प्लस की आती है। ठीक है, तो -7x के लिए -4x और -3x लेना पड़ेगा, क्योंकि -4x और -3x की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, -4 × -3 प्लस का 12 आएगा, और -4 को और -3 को प्लस करूंगा तो प्लस माइनस माइनस -7 इनका सम आएगा। ठीक है, तो नंबर मिल गए मुझे 12x² -4x और -3x में मैंने ब्रेक कर दिया, पहले और लास्ट पर कुछ नहीं करना, बस इसको ब्रेक करना था। तीसरा स्टेप अपना कॉमन लेने वाला, इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो। जब इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा तो देखो 4 कॉमन है और x कॉमन है। 4 कॉमन क्यों था, क्योंकि 12 और 4 एक तरीके से बोल सकते हैं एक ही टेबल में आते हैं। ठीक है, और x दोनों में था तो 4x कॉमन। अब यहां से क्या बचा, 3x बचा। ठीक है, और यहां से क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि 4x का 4x बाहर आ गया, 1 बच गया। ये वाला साइन ही लिखना होता है बस हमेशा, ये वाला साइन लगा दिया। उसके बाद 3x और 1 में कॉमन देखो, 3x और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, 3x और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, एज इट इज लिखा जाएगा। लेकिन जब मैंने बताया अभी इससे पहले कि अगर ये साइन नेगेटिव हो तो इस साइन की प्रॉपर्टी बदल जाती है, कहने का मतलब जब यहां माइनस हो तो ये साइन बदल जाता है, और जब ये साइन बदलेगा तो ये यहां पर बन जाएगा माइनस का। हमेशा माइनस का नहीं होगा, बदल जाएगा, मैं ये कह रहा हूं, चेंज हो जाएगा। यहां नेगेटिव है
ये वाला साइन अगर नेगेटिव है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस और माइनस का होता तो प्लस। सेम चीजें आई, यहां तक हमने सही करा, पता लग गया। अब जो सेम चीज थी ब्रैकेट में जो चीज थी वो एक बार लिख दी और ब्रैकेट से बाहर था वो एक बार लिख दिया, ठीक है। तो यहां से हमें देखने को मिला क्या कि अगर मल्टीप्लाई प्लस की चाहिए, स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूं, और सम नेगेटिव चाहिए, तो क्या होगा, स्प्लिटिंग नंबर कैसा होगा, स्प्लिटिंग नंबर दोनों माइनस के होंगे, दोनों ही क्या होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हमें फैक्टराइजेशन करने हैं, ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूं, वो आपको करने हैं, ट्राई करना। नहीं आ रहा समझ में तो आप मेरे से पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछो, कैसे भी पूछो, कमेंट करके पूछो, आप पूछना जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आई तो समझो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आपको टेबल, काउंटिंग, ये सब नहीं सिखाते, सीधे 10th में बैठा करके नेचुरल, होल नंबर और इनके बारे में पढ़ाने लग जाते, तो समझ सकते हो कि कितना मुश्किल चीज थी, है ना। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा यूज में आने वाली चीजें हैं ये फैक्टराइजेशन वाली। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कुछ, वो आपको करने हैं। फैक्टराइज करना है बेटा इनका। टू एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 15। सेकंड है वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6। नेक्स्ट है वाई स्क्वेयर माइनस 23y प्लस 42। नेक्स्ट है 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 3। नेक्स्ट 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4। 6x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 3। 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको करके देखिए, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। करना जरूर सीरियसली, ईमानदारी से, ठीक है। अगर करोगे 8-10 क्वेश्चन तो पक्का डेफिनेटली फैक्टराइजेशन इजी चीज बन जाएगी आपके लिए, और बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाली चीजें हैं। ओके बेटा, थैंक यू।